नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कल ईरान में इलेक्शन हुए उनके बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म की वहाँ पे इस समय सियासत थी इलेक्शन के बीच में, क्या मुद्दे थे और किस डायरेक्शन में आने वाले वक्त में अगले 5 साल ईरान जाएगा। हम सभी जानते हैं 6 कैंडिडेट थे, 2 ने विथड्रॉ कर लिए, 4 थे। ईरान की जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक का, उसके अंदर वही इलेक्शन लड़ सकता है जिसका विश्वास जो है वो ईरान के रिवॉल्यूशन में हो और उसकी जो आइडियोलॉजी है, रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, उसमें हो। बहुत से कैंडिडेट थे उसमें से, और फिर जो कैंडिडेट होते हैं अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसमें एक गार्डियन काउंसिल है वहां पे जो सेलेक्ट करती है कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए। वो वेट करती है, वो देखती है कि कौन सही है इस इलेक्शन के लिए। उन्हीं ने 6 नाम दिए थे, 6 में से 2 ड्रॉप हुए, 4 हुए। बेसिकली वहां पे 3 ग्रुप हैं उनके यहाँ। एक तो हार्ड लाइन कंजर्वेटिव ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है वो है लिबरल्स का कहलाता है, और तीसरा प्रैग्मेटिक है, यानी वो चाहता है कि चेंजेस आने चाहिए, सोशल चेंजेस वगैरह जो है, और मजहब की बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें उनका विश्वास है। मेन कैंडिडेट जो थे इस दफे हुआ ये है कि जो हार्ड लाइनर हैं उनके वोट डिवाइड हो गए हैं काफी। हार्ड लाइनर में बेसिकली 2 कैंडिडेट थे, एक कालीबाफ और दूसरे ये सईद जलीली। मोहम्मद कालीबाफ जो थे, ये शुरू में ये सोचा जा रहा था कि ये सबसे आगे जाएंगे क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस काफी था। ये इनकी जो असेंबली है, मजलिस जिसे कहते हैं, उसके ये सेक्रेटरी, उसके स्पीकर भी थे। फिर उसके अलावा ये भी था कि ये इनका पुराना कैरियर एक रहा है काफी, उसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड, मेयर और बहुत सी पोस्टें इन्हीं ने ली है, काफी एक्सपीरियंस। दूसरा ये था कि सईद जलीली ये बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइनर कहे जाते हैं वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से, और ये जो है कहा जाता है कि ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के काफी करीब। तीसरे जो थे मसूद पेजेश्कियान, ये जो थे, ये एक बहुत नोन फिगर नहीं है काफी समय से वहां पे, लेकिन ये के रेवोल्यूशन से जुड़े हुए भी हैं। ये अजहरी ओरिजिन के हैं। ईरान में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो अजहरी स्पीकिंग है, और अजरबैजान का भी पार्ट होता था। अजरबैजान जो है वो पहले ईरान का एक हिस्सा था, बाद में रशिया के पास चला गया। एक पार्ट जो अब आजाद हो गया है, अलग है, इंडिपेंडेंट है। ये जो है ये अजहरी भी बोलते हैं, पर्शियन भी बोलते हैं। अजहरी जो है वो टर्किश एक्सेंट है, टर्किश ओरिजिन की लैंग्वेज है, तुर्किक। तो इनका है ये इस समय जो अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ये सबसे आगे हैं। इनके पीछे जो है वो सईद जलीली है। देखना ये है कि ये फाइट जो है वो हार्डलाइनर और लिबरल्स के बीच में है, कौन इलेक्शन जीतता है। अगर हार्डलाइनर इलेक्शन जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वही पुरानी पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी, यानी कि वो उनका मानना ये है कि ईस्ट के जो देश हैं, यानी इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, चाइना, फिर उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और बहुत से जो देश हैं, या और उसके अलावा वो देश जिनके ऊपर ईरान, जिनके अलावा जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो अमेरिकन पॉलिसी के विरुद्ध हैं, उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना। फिर उसके बाद अफ्रीका के बहुत से देश हैं। इन लोगों का मानना ये है कि इन लोगों का इन लोगों का मानना ये है कि पश्चिमी देशों के साथ बहुत ज्यादा रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हो सकते ईरान के। उनका
पश्चिमी देशों का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो रिजीम चेंज का है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा बदलाव आना चाहिए और प्रो वेस्ट रिजीम वहाँ पे आनी चाहिए। अमेरिका का भी यही ऑब्जेक्टिव है। उनका कहना ये है कि पश्चिमी देश भी हैं, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता और इसलिए हमको बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पीस डील में बातचीत भी नहीं करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो जो लिबरल्स हैं, ये मसूद का जो ग्रुप है, ये सभी लोग जो हैं, ये खातमी और इससे पहले जो हसन रूहानी, इन सब की भी इनको बैकिंग हासिल है। ये सब लिबरल कहने, इनका कहना यह है कि सैंक्शंस हटने चाहिए, इकोनॉमिक इंप्रूव होगी, वेस्ट से हमें डील करना जरूरी है। ये फर्क अब देखना ये है कौन जीतता है। देखिए, अब कोई भी जीते, मैं समझता हूं कि ईरान की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। उसका मतलब ये है कि ईरान की बेसिक मौकफ जो है या ऑब्जेक्टिव जो है वो था बेसिकली कि इजराइल को पूरी तरीके से दुनिया में एक्सपोज कर दो कि वो हमास को हराना पाए, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुके। दूसरी तरफ ये था कि हिजबुल्लाह को इतना आम कर दो कि इजराइल 10 बार सोचे उस पर अटैक कर। मगर ये साथ में ये भी चाहते थे कि लेबनान के ऊपर अटैक ना हो किसी भी सूरत से। हिजबुल्लाह के ऊपर तो वो बचा नहीं सकते थे क्योंकि वहां की कंडीशन अलग थी और वहां पे बहुत ज्यादा वेपन भी नहीं सप्लाई कर सकते थे क्योंकि उनके ऊपर वो पूरा ब्लॉकेट है, एक छोटी सी स्ट्रिप है 23 किलोमीटर की, तो वहां पहुंचना, एक तरफ इजिप्ट है, दूसरी तरफ ये है, तीसरी तरफ समुद्र था मेडिटेरेनियन से, तो वहां ज्यादा नहीं। मगर ये था कि ईरान ने और उसके जो सहयोगी दल है, जिसे आर्क ऑफ रेसिस्टेंस ये कहते हैं, उन्हीं ने इतना तो जरूर कर दिया कि ईरान इजराइल को काफी इररिलेवेंट बना दिया इस वार में। ना तो उनको जंग जीतने दी इन लोगों ने और ना ही वो अपने जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा कर पाए। जो उन्होंने कहा था कि हम हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हालांकि उन लोगों ने इतने लोगों को मारा, उससे उनकी पब्लिक इमेज जो इजराइल की थी, जो पश्चिमी देश में खास तौर से थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब रहा सवाल ये कि दूसरा फेज आता है, ठीक है। अब जो है वहां पे इनका प्लान जो है, वहां पे अमेरिकन का और इसराइली का वहां पे दो प्लान चल रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे पोस्ट गजा, पोस्ट हमस, यानी किस तरीके से वहां पे अमन शांति लाई जाए। अलग अलग है, नेतन्याहू साहब का अलग है, वो कहते हैं कि हम जंग लड़ेंगे आखिर तक और वहां के ऊपर हमस को नहीं आने देंगे। अमेरिकन कह रहे हैं पैलेस्टाइन अथॉरिटी और जो वो है अरब देशों के साथ मिलके वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अलग अलग है उनके, बहरहाल जो भी है उसमें अरब देशों के ऊपर निर्भर करता है। वहां पे ईरान इतना एक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, इजिप्ट और जॉर्डन और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया और दूसरे देश इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। इस पर हम अलग से बात करेंगे जल्दी ही। तो अब ईरान चाहता ये होगा कि बातचीत का अगर दौर चलता है न्यूक्लियर पीस डील का, तो मैं समझता हूँ उसके हक में बेहतर होगा। ईरान साथ में ये भी नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई अटैक हो, इसलिए कि वो अटैक अगर होगा तो उसने कहा था कि वो बहुत घमासान युद्ध हो जाएगा और वो जहां से अमेरिकन अटैक करेंगे, यानी जिस अरब देश से वो करेंगे, वो उस वहां पे उनके ऊपर भी अटैक करेगा और तेल की सप्लाई को बंद कर देगा। हालांकि ये बहुत बड़ी बातें हैं और हालांकि वो इसमें काफी हद तक सक्षम भी हो सकते थे, लेकिन मगर ये था कि उससे ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता। सऊदी अरेबिया और दूसरे देश जिनसे ईरान ने अभी दोस्ती की है, वो भी नहीं चाहते थे कि ईरान इस जंग में आए। तो अब बचा ये कि अब किस तरीके से फर्दर अपनी पोजीशन को ईरान को कंसोलिडेट करना होगा, हम हिजबुल्लाह को बचाना होगा। अगर अब इजराइल अटैक करेगा तो वो जरूर उसके ऊपर उसका जवाब भी देगा। तो अगर लिबरल्स वहां पे इलेक्शन जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाने में इनको कोई संकोच नहीं होगा, इसलिए कि जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, जो सबसे बड़े लीडर और इम्पोर्टेंट लीडर है, आयतुल्लाह अली खamenei,
उन्हीं ने भी कहा है कि बातचीत के खिलाफ नहीं है, पहले भी। मगर वो साथ ये भी कहते हैं कि बातचीत महज बातचीत के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका सीधा रिजल्ट निकलना चाहिए। और ईरान ने अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी इस बीच बढ़ा ली, तो उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि आप वहां पे रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसने ये भी दिखा दिया कि वो काफी शक्तिशाली है, जिसने इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज किया, इसराइल के ऊपर अटैक किया, इसराइल को जहाँ पे बेबस कर दिया जिसे कहते हैं। इस वजह से अब वो चाहेंगे कि बातचीत हो, वैसे भी हो, इसलिए कि ईस्ट से उनके जो ईस्टर्न के देश हैं, इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया या नॉर्थ, फिर उसके अलावा रशिया, चाइना, इनसे तो उनके अच्छे संबंध बन ही चुके हैं। उन्हें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं, इनको फर्दर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो वो चाहे लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, दोनों ये कर सकते हैं। अब यह है कि नए आयाम की तरफ उनको बढ़ने की जरूरत है, यानी पश्चिमी देशों से भी हो सैंक्शन किसी सूरत से हटे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन ईयर है, फिर उसके बाद ये भी है कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है नवंबर में। वहां के ऊपर बाइडेन जीतते हैं या ट्रम्प जीतते हैं, बाइडेन की उम्मीद कम लगती है, उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी डाउन नजर आ रही है। ट्रम्प जीतते हैं तो ट्रम्प भी खुल के जो है वो इजराइल के साथ खड़े नजर आएंगे। बाइडेन भी इजराइल के साथ है, कोई फर्क नहीं है दोनों के बीच में ज्यादा। ट्रम्प ओपनली बात नहीं करेंगे, वो काम भी करेंगे। बाइडेन जो है इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा कॉशियस भी रहते हैं। और बाइडेन की कोशिश ये भी रहती है कि इसराइल को किस तरह से बचाया जाए, गाजा में किस तरीके से किया जाए, और साथ में अरबों के साथ संबंध बने रहें इसराइल के। तो अगर लिबरल जीतते हैं इलेक्शन इसमें, यानी मसूद पेज़ेशिकियान, तो ट्रम्प से या जो भी होगा उससे बातचीत करने में, अगर बातचीत होती है अगले साल, तो उनको वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब देखना ये है कि किस तरीके से होता है, जैसे कि ईरान का अब सेकेंड फेज है। उस ईरान को जो डिफेंस अपना जो था, उसके लिए जो ह्यूज एक्सपेंडिचर वो पिछले 15-20 साल से कर रहे थे, और उन्होंने पूरा डिफरेंट मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन्स, ये सब जो बनाए, अब उनको अपनी डिफेंस से ज्यादा इस समय जो जरूरत है ईरान को, वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम का। ये बहुत मैसिव प्रोग्राम है जो शुरू हो चुका है। वहाँ पे उन्होंने काफी बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बना रहे हैं ईरान के अलग अलग शहरों में, और वो चाहते हैं कि जल्दी से चाबहार भी बन जाए और ईरान की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से सेंट्रल एशिया से हो जाए। मैं समझता हूँ इस काम के लिए जो है वो लिबरल भी बहुत अच्छे होंगे, और इसलिए कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी उसके लिए फर्दर जरूरत होगी, और इसलिए ईरान की बेसिक पॉलिसी जो है वो है सेल्फ रिलायंस की। और सेल्फ रिलायंस के लिए वो चाहते हैं कि ईरान मार्केट है, और उनको दूसरे देशों में भी उनका मार्केट नजर आता है। उनको ये भी लग रहा है कि अब जो दौर आ रहा है नया, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, ब्रिक्स स्ट्रांग होगा, उनकी और बहुत से देशों से लोकल करेंसीज में ट्रेड हो जाएगा, उसके चलते हुए उनकी इकोनॉमी को काफी राहत मिलेगी, थोड़ा इम्प्रूव होगी। इन सब चीजों को देखते हुए वो लगातार काम कर रहे हैं, और जो भी इलेक्शन जीतेगा, मैं समझता हूँ कि उनको कोई परेशानी, अगर हार्ड लाइनर आते हैं, सही जलीली आते हैं, तो तब भी वो कोई वे आउट ढूंढ लेंगे। ईरान डिप्लोमेसी में बहुत आगे हैं, डिप्लोमेसी का सबक उन्हीं ने दुनिया को सबसे पहले दिया था। ये प्रोटोकॉल्स जो दुनिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये भी उन्हीं ने सिखाए थे कि किस तरीके से आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या बड़ों से बात करनी चाहिए, और उनके अलकाब, उनके सब सारी चीजें ईरान ने किया था। और ईरानी लोग दूसरे बादशाहों को और उनके दरबार में जाके ट्रेंड भी किया करते थे मेडिवल पीरियड।
अब ये है कि हम लोग को कुछ और वेट करना चाहिए, जल्दी ही ये रिज़ल्ट आ जाएँगे। मैं समझता हूँ इतवार के दिन तक पूरा फाइनल पिक्चर होगी, जो भी जीतेगा उसके बारे में बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, आने वाले उसमें हम एक नए सब्जेक्ट और नई चीज़ लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।